स्वागत है आपका बिग स्टडी सर्कल में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है संज्ञा। तो अगर मैं व्याकरण की बात करूं तो संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या जो भी ये टॉपिक है, इनसे पहले की परीक्षाओं में काफ़ी सरल सवाल पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान जो परीक्षाओं का स्तर है उनमें काफ़ी डीप और काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन टॉपिक्स को, ये जो भी शीर्षक हमें दिए गए हैं, इनको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझें ताकि परीक्षाओं में हम आसानी से इनको कर पाएँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में और साथ ही जानेंगे कि संज्ञा शब्दों का निर्माण और उनके कितने प्रकार के भेद होते हैं, और अंत में देखेंगे विगत वर्षों के प्रश्न जो कि संज्ञा से पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका शीर्षक होगा संज्ञा। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा के बारे में। अब संज्ञा की परिभाषा तो हम क्लास फर्स्ट या सेकेंड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर थोड़ा सा इसको और विस्तृत रूप में पढ़ें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। यानी हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, और नाउन की डेफिनेशन हम लिखते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग थिंग, यानी कोई भी चीज़ जिसका हम नाम लिख सकते हैं वो नाउन है। यानी किसी वस्तु का नाम ही संज्ञा है। जैसे, तो वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकता है, स्थान हो सकता है या भाव हो सकता है। जैसे प्राणी की बात मैं करूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राम या रमेश, तो ये एक प्रकार की संज्ञा है। अगर मैं लिखता हूँ वस्तु, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कमल या कलम, तो ये भी संज्ञा है। मान लीजिए किसी स्थान का नाम अगर लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जयपुर या दिल्ली, तो जो भी स्थान के नाम है ये भी संज्ञा है। अगर मैं भाव की बात करूं, मैं लिख दूं प्रेम या घृणा, तो ये भी संज्ञा है। यानी ऐसी कोई भी वस्तु, जाति, भाव या स्थान या कोई व्यक्ति का नाम जिसका भी हम नाम संबोधित कर सकते हैं वही संज्ञा है। अब यहाँ पे अगर आप एक शब्द देख रहे होंगे जाति, तो यहाँ जाति का अर्थ कास्ट से नहीं है, बल्कि हम जो भी वस्तु या व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं वो जाति है। आगे आप पढ़ेंगे भी जातिवाचक संज्ञा के बारे में, तो वो संज्ञा के भेद में आता है। तो मुझे आशा है कि आप संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा के वर्गीकरण। इसको ही संज्ञा के भेद भी कहा जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं, और आजकल परीक्षाओं में पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, गणना के आधार पर कितने भेद हैं, जीवंतता के आधार पर कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा वर्गीकरण है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। और गणना के आधार पर 2 भाग में है, गणनीय और अगणनीय। ऐसे ही जीवंतता के आधार पर प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, ये 2 प्रकार से भेद दिए गए हैं। और अर्थ के आधार पर ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, और अंतिम जो है वो भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम अंत में, क्लास के अंत में देखेंगे भी कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अब आने वाली स्लाइड में देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के वर्गीकरण कैसे किए जाते हैं। अब देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो व्युत्पत्ति का अर्थ है जन्म, यानी शब्दों का जन्म या संज्ञा का जन्म जैसे हुआ है, तो उसके आधार पर हम संज्ञा का भेद कैसे कर सकते हैं। तो अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो संज्ञा 3 भागों में विभाजित की जाती है। तो सबसे पहला है रूढ़ संज्ञा, इसको शब्द को आप संज्ञा भी लिख सकते हैं। तो रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो सबसे पहले रूढ़ संज्ञा की अगर बात करें, तो शब्द जिनका खंड निरर्थक है, यानी अगर शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उस शब्द का तोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले तो हम उसको रूढ़ संज्ञा कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ घर, तो घर को अगर मैं तोड़ता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ घ प्लस र। तो यहाँ देखेंगे घ और र को तोड़ने पर हमें कोई विशेष अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे मैं लिखता हूँ हाथ, तो हाथ को भी अगर मैं खंड में विभाजित करता हूँ तो हा प्लस थ, तो इसका भी कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे अगर मैं शब्द लिखता हूँ यमुना, तो इसका भी अगर हम इसको भी तोड़ें तो य प्लस मु
प्लस ना, या कैसे भी आप इसको तोड़ें, जैसे मैं लिख दूं य प्लस मुना, तो इसका भी कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। यानी अगर हम इन शब्दों को जोड़ें, यानी घ और र को जोड़ते हैं, तब तो हमें अर्थ मिलता है, लेकिन हम इसको तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इनको ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा अ, शीर्षक है वो है यौगिक शब्द। अब क्या होते हैं यौगिक शब्द? देखिए, ये रूढ़ शब्द के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो यौगिक शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है रसोई घर और पाठशाला। तो जैसे मैं लिखता हूँ पाठशाला, तो पाठशाला को अगर मैं ब्रेक करता हूँ यानी तोड़ते हैं, तो पाठ प्लस शाला। देखिए, पाठ का अर्थ है जहाँ पे आप पढ़ते हैं, और शाला का अर्थ है भवन, यानी ऐसी जगह जहाँ पे आप पढ़ते हैं, यानी स्कूल को या विद्यालय को हम पाठशाला कहते हैं। ऐसे ही अगला शब्द है रसोई और घर। तो ऐसे ही अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ रसोई प्लस घर, तो रसोई ऐसा स्थान जहाँ पे आप भोजन बनाते हैं, और घर यानी किसी कमरे या भवन की बात कर रहे हैं, तो रसोई घर का अर्थ है जहाँ पे आप खाना बनाते हैं। तो यौगिक शब्द रूढ़ शब्द के बिल्कुल विपरीत होते हैं। यौगिक शब्द में अगर हम शब्दों को तोड़ते हैं या उनके खंड करते हैं तो हमें उसका भी अर्थ निकल कर आता है। तो ये था रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो जो अगला हमारा वर्गीकरण है वो है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द इन दोनों से ही अलग होते हैं। ये किस प्रकार अलग होते हैं इसको देखिए। देखिए, योग रूढ़ शब्द में अगर हम शब्दों का खंड करते हैं तो उसका भी अर्थ निकल कर आता है, और अगर उनको जोड़ते हैं तब भी अर्थ निकल कर आता है। लेकिन शब्दों का खंड करने पे और जोड़ने पे जो अर्थ निकलता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं पंकज, मैंने एक शब्द लिखा, यहाँ पे मैंने शब्द लिखा पंकज, तो पंकज का अर्थ होता है कमल। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मैं लिखता हूं पंक प्लस ज, तो पंक का अर्थ होता है कीचड़, और हिंदी में ज का अर्थ होता है जन्मा। तो पंक प्लस ज का अर्थ होगा कीचड़ में जन्मा। यानी देखिए, अगर हमने पंक प्लस जौ को जोड़ा तब इसका अर्थ कमल निकलता है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा। तो योग रूढ़ शब्द जिनका तोड़ने के बाद भी अर्थ निकलता है और जोड़ने के बाद भी अर्थ निकलता है, लेकिन दोनों अर्थों में आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे पंकज का अर्थ कमल होता है, लेकिन पंक और ज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा। तो ये थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो अब है गणना के आधार पर संज्ञा के भेद। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है गणनीय, दूसरा है अगणनीय। तो अगर इंग्लिश में हम बात करें तो हम पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल का अर्थ है जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का अर्थ है जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। ऐसे गणनीय का अर्थ है जिनको हम गिन सकते हैं। तो जिसे गिना जा सकता है उसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे केले, गाय या लोग, यानी जैसे केले रखे हैं तो हम उनको गिन सकते हैं, गाय को गिन सकते हैं, पशुओं को गिन सकते हैं, कोई भी लोग अगर हैं तो उनको हम गिन सकते हैं। तो इनको ही हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। और इसी का बिल्कुल विपरीत है अगणनीय संज्ञा या अनकाउंटेबल नाउन। तो जिनको गिना नहीं जा सकता उनको हम अगणनीय कहते हैं। जैसे दूध है, प्रेम है, घृणा। जैसे प्रेम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, घृणा को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनको ही हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। तो ये दोनों जो भेद हैं वो तो काफ़ी सरल हैं। तो बढ़ते हैं अगली संज्ञा की ओर। अब है जीवंतता के आधार पर संज्ञा का विभाजन। तो पहला है प्राणीवाचक और दूसरा है अप्राणीवाचक। तो हम पढ़ते हैं साइंस में कि निर्जीव और सजीव, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग। तो इसको बोलते हैं लिविंग यानी सजीव, और जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग यानी अप्राणीवाचक। यानी प्राणीवाचक का अर्थ है जिनमें प्राण होते हैं, अर्थात जो सजीव होते हैं उनको हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, भैंस, बैल, हाथी, घोड़ा, कोई भी सजीव चीज़ों को आप लेते हैं उनको हम प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। और अप्राणीवाचक संज्ञा जिनमें प्राण नहीं हो, यहाँ पे लिखना है नहीं हो, यानी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसमें आप कुर्सी, कलम, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी निर्जीव चीज़ें हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो जीवंतता के आधार पर
दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अब तक जो भी आपने संज्ञा के भेद पढ़े उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो भेद हम पढ़ते हैं वो है अर्थ के आधार पर। तो पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और जो चौथा है वो है पांचवा जो है वो भाववाचक संज्ञा। तो नाउन के अंतर्गत हम व्यक्तिवाचक को कहते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन और भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं ये अलग अलग प्रकार की संज्ञा अर्थ के आधार पर। तो पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है वह शब्द जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो हमें प्रॉपर एक व्यक्ति, स्थान आदि के बारे में अगर पता चलता है तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हैं राम, गीता, दिल्ली और मुंबई। तो मान लीजिए अगर मैं शब्द बोलता हूँ मुंबई तो आपको एक किसी प्रॉपर शहर के बारे में पता चलता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दो ही चीज़ें होती हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है, बाकी तो संज्ञा काफ़ी ईजी है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, हालांकि स्लाइड के अंत में इसके बारे में और डिटेल में बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच में अंतर बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ नदी, तो नदी कहते ही हमारे मन में काफ़ी नदियों के बारे में विचार घूमते हैं। जैसे नदी यमुना भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है, झेलम, चेनाब, काफ़ी नदियाँ हो सकती हैं। तो नदी जो है वो कई नदियों के बारे में बताता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ गंगा, तो गंगा कहते ही आपको एक प्रॉपर, एक जो विशेष नदी है उसके बारे में आपको पता चलता है। तो अगर मैं बात करता हूँ नदी की तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ये है आपका जातिवाचक। और अगर मैं उस नदी का नाम लेता हूँ तो ये है व्यक्तिवाचक। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। जैसे मैं अगर बोलता हूँ अ, अगर मैं किसी शहर के बारे में लिखता हूँ यहाँ पे शहर, तो शहर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि शहर तो काफ़ी हो सकते हैं, मुंबई, बेंगलोर, आप कितने भी शहर के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ मुंबई, तो मुंबई है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि हमें एक विशेष स्थान के बारे में इससे पता चल रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध करवाते हैं वह जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इनको कॉमन नाउन भी कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण में लड़का, बच्चा, नदी, पर्वत, ये है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं लड़के का नाम लिख दूं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं रमेश, या कोई भी नाम में लिख दूं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लड़का लिखूं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है, इसीलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है बच्चा, नदी, पर्वत। तो अगर मैं पर्वत का नाम लिखता हूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और सिर्फ पर्वत लिखूं तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। तो अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि समूहवाचक, यानी इसमें हम समूह या समुदाय के बारे में बात करेंगे। तो परिभाषा को देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह या समाज का बोध होता है उसे ही हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हमें इसमें पूरे ग्रुप के बारे में पता चलता है। तो उदाहरण देखते हैं। सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति या परिवार। तो ये जो भी आपने उदाहरण देखे, हम इसमें एक व्यक्ति की बात न करके एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे सेना में बहुत से सैनिक होते हैं, उसको ही हम सेना कहते हैं। ऐसे पुस्तकालय, दल, समिति या परिवार, परिवार में भी एक से अधिक सदस्य होते हैं, उसी को हम परिवार कहते हैं। तो ये सारी जो एग्जाम्पल हैं वो समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं गेहूं, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा। कोई भी आप द्रव्य या धातु या सामग्री का नाम लिखिए, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब है
भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में पढ़ते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो सरल तो यही रहेगा कि आप भाववाचक संज्ञा की परिभाषा में लिखें कि ऐसी संज्ञाएं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं और उनको छू नहीं सकते, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, जवानी, बचपन, मोटापा। और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दें ईमानदारी। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं ईमानदारी शब्द की बात करते हैं तो ईमानदारी को हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ऐसे बुढ़ापा है, इसको भी हम, ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ापे को हम छू पाएं लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा है जिनको हम केवल और केवल महसूस कर पाएं लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो और भी आप भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिख सकते हैं। तो एक समस्या जो हमें होती है वो संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें अंतर करने में कभी कभी समस्या होती है। तो सबसे पहले इस पे ही बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर कैसे पता करें। तो यहाँ पे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिखा है और यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी प्रॉपर एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा में हम पूरी जाति के बारे में बात करते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर मैं बोलता हूँ कवि, तो कवि कहते ही हमें किसी एक प्रॉपर व्यक्ति के बारे में पता ना चल के पूरी कवि का जो समुदाय है या जो जाति है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन अगर मैं कवि का नाम लिख दूं, जैसे मैंने कवि का नाम लिख दिया जयशंकर प्रसाद, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ स्त्री, तो स्त्री है जातिवाचक संज्ञा, जो कि पूरी स्त्री समुदाय को एक तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर मैं उस स्त्री का नाम लिख दूं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे अगर मैं बोलता हूँ नदी, तो नदियों में कई नदियां हो सकती हैं, लेकिन अगर उस नदी का मैं नाम लिख दूं तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ऐसे ही गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में आप लिख सकते हैं पर्वत, लेकिन अगर पर्वत का नाम लिख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ देश, तो देश कई हो सकते हैं, लेकिन अगर उस देश का नाम लिख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ऐसे ही नदी, और अगर नदी का नाम लिख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा में देखें तो झील, तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर उस झील का नाम मैं लिख दूं, यानी यहाँ पे लिखा है डल झील, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच में अंतर। अब यहाँ तक हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। अब बात करते हैं संज्ञा से पूछे गए विगत वर्ष के प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है। अगर मैं सिर्फ गरीब शब्द की बात करूं, अगर ये वाक्य यहाँ पे न दिया होता, तो अगर हमसे पूछता कि गरीब क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा भी हो सकता था। लेकिन हमें पूरा सेंटेंस यहाँ पे दिया है, पूरा वाक्य हमें दिया है, और वाक्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि हमें यहाँ पे गरीबों की सहायता करो में सभी गरीबों के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी जितने भी गरीब हैं हम उनकी सहायता करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो विकल्प सी, यानी जातिवाचक संज्ञा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। ये प्रश्न जो है वो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर सीधा आपको लिखना है, और सभी जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, और इसका आंसर होगा डी, बपौती। जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है और विकल्प आपको दिए हैं हरा, पतला, सभा या गहरा। अगर सभी विकल्पों की बात करें तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प संख्या सी, यानी सभा। तो सभा जो है वो संज्ञा शब्द है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सभा कौन सी संज्ञा शब्द का या संज्ञा के कौन से भेद का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आपको ये विकल्प दे रखे हैं, तो लेकिन हमें सिर्फ इनमें से ऐसे विकल्प को बताना है जिसमें कि सभी शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक हों। तो ऑप्शन है राम,
रामचरितमानस और गंगा। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामचरितमानस किसी एक ग्रंथ का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गंगा भी एक विशेष नदी का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहला ही आंसर इसका सही है, पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो अब इस वीडियो के अंत में है आज का प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जिसका सही आंसर मैं अगले आने वाली वीडियो में दूंगा। तो आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? तो ये हैं आपके ऑप्शन, ममत्व, अपनापन, निकटता। ऑप्शन नंबर बी है लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा। ऑप्शन सी है चतुरा, मीठा या दुर्बला। ऑप्शन डी है गर्मी, सर्दी या नरमी। और ये जो प्रश्न है वो रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे आशा है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए बिग स्टडी सर्कल के साथ। धन्यवाद।